नमस्कार, द संजय शो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं संजय शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं ममता बनर्जी की सोनिया गांधी से टक्कर की। विदेशी होने के कारण प्रधानमंत्री नहीं बन पाई सोनिया गांधी को पहली बार देश में उनके अपने ही खेमे में रह चुकी महिला ने चुनौती दे दी है। फिलहाल ये सोनिया गांधी के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती नजर आ रही है। सोनिया पिछले 20 सालों से अधिक समय से देश के भीतर सत्ता का और सत्ता के बाहर रहते हुए विपक्ष का मजबूत चेहरा बनी हुई हैं। 2004 से 2014 तक कांग्रेस शासनकाल में उनको सुपर पीएम कहा जाता था। उस समय कहा जाता था कि प्रधानमंत्री के दस्तखत होने से पहले हर फाइल सोनिया की मंजूरी के लिए जाती थी। सत्ता से बाहर रहने के बाद भी सोनिया सबसे प्रभावशाली महिला बनी हुई हैं, पर अब उनके नेतृत्व को कड़ी टक्कर देने के लिए बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी मैदान में कूद पड़ी हैं। दरअसल यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जिसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही थी, अब बिखरता नजर आ रहा है और इसी का फायदा उठाकर अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के सपने ममता बनर्जी देख रही हैं। वो इन दिनों यूपीए में शामिल रहे नेताओं से मिलकर अपने लिए अवसर की तलाश कर रही हैं। इसके साथ ही वो ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि कांग्रेस अब संयुक्त विपक्ष का नेतृत्व करने के लायक नहीं रही। कुछ समय तक तृणमूल कांग्रेस खुद यूपीए का हिस्सा थी, लेकिन अब उसने कांग्रेस से दूरी बना ली है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के दौरान भी ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ कोई अलायंस नहीं बनाया था। हालांकि कांग्रेस ने लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर जो कुछ चुनाव को ऐसा मैनेज किया कि उसका पूरा फायदा तृणमूल कांग्रेस को ही हुआ। पश्चिम बंगाल में मोदी के जादू को अपने हौसले और बेहद आक्रामक रणनीति से बेअसर करने वाली ममता बनर्जी अब खुद को सोनिया गांधी का विकल्प समझने लगी हैं। उन्हें लगता है कि मोदी के मैजिक को पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस और उसके सहयोगी तोड़ने में विफल रहे हैं, जबकि उन्होंने बंगाल में चमत्कार किया है, तो उनको 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष का नेतृत्व करने का मौका मिलना चाहिए। वैसे बंगाल की जीत में कई फैक्टर रहे हैं, उनमें से एक तो यही था कि ममता बनर्जी खुद सीएम थी और पुलिस से लेकर प्रशासन तक सब कुछ उनके इशारे पर बेशर्मी के साथ काम कर रहा था। और दूसरा ये कि तृणमूल के पास बेहद आक्रामक लोगों की फौज भी बंगाल में है, जो विरोधियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। देश के बाकी हिस्सों में कम से कम ये 2 फैक्टर बंगाल की दीदी को नहीं मिल पाएंगे। पर हाँ, सब ठीक रहा तो सोनिया गांधी के गिरते ग्राफ के बीच वे खुद को स्थापित तो कर सकती हैं। ये भी लगता है कि ममता बनर्जी भले ही अभी 2024 की बात कर रही हैं, पर उनकी नज़र आगे 2029 तक खुद की पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की है। अब जरा अभी की बात करें तो यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए इन चुनावों को ट्रेलर समझा जा रहा है। ऐसे में ममता बनर्जी अपने अभियान पर निकल पड़ी हैं और अभियान है विपक्ष की नेता के रूप में सोनिया के वर्चस्व को तोड़ना। इसके लिए वे दिल्ली में कई दलों के नेताओं से मिल चुकी हैं और अभी उन्होंने मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की है। एक समय था जब सोनिया गांधी प्रधानमंत्री की कुर्सी के बेहद करीब थीं, पर उनकी किस्मत उन्हें दगा दे गई और विदेशी मूल का होने का नाम लेकर वे प्रधानमंत्री नहीं बन पाई थी। लेकिन ममता बनर्जी के साथ ऐसा नहीं है, वे देशी हैं, इसलिए सोनिया की तुलना में कुछ ज़्यादा अवसर उनके पास हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने विदेशी महिला के खिलाफ 1999 में मोर्चा खोलने वाले शरद पवार से मुलाकात की है। आपको याद होगा 1999 में शरद पवार ने विदेशी मूल का मुद्दा उठाकर कांग्रेस पार्टी छोड़ी और एनसीपी बनाई थी। बताया गया है कि पवार और ममता बनर्जी ने मजबूत विपक्ष बनाने के लिए चर्चा की है।
इधर मुलाकात के बाद पत्रकारों ने ममता बनर्जी से सवाल पूछा कि क्या शरद पवार को यूपीए का अध्यक्ष बनाया जाएगा। इस सवाल के जवाब में ममता बनर्जी ने उल्टे पूछा, क्या यूपीए है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अब यूपीए नहीं है, हम एक मजबूत विकल्प चाहते हैं। यानी ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वे आगे किस तरह की राजनीति करने वाली हैं। इसके बाद उन्होंने राहुल गांधी पर भी हमला बोला और राहुल का नाम लिए बिना कहा कि अगर कोई कुछ करता नहीं है, आधा समय विदेश में रहता है, तो उसकी राजनीति कैसे चलेगी। बंगाल की दीदी को लगता है कि अगर सभी रीजनल पार्टियां एक साथ आ जाएं तो बीजेपी को हराया जा सकता है। यही आइडिया लेकर वे इन दिनों अलग अलग राज्यों में घूम रही हैं। वे महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे से भी मिल चुकी हैं और इसके बाद उन्होंने ये ऐलान किया कि तृणमूल कांग्रेस महाराष्ट्र में चुनाव नहीं लड़ेगी। अब ये अलग बात है कि वहाँ उनकी कोई हैसियत है ही नहीं, तो चुनाव लड़के भी भला क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तरह का ऐलान करके दीदी ने बंगाल में अपनी ज़मीन को बचाए रखने की कोशिश की है ताकि भविष्य में शिवसेना या एनसीपी जैसे दल बंगाल में चुनाव नहीं लड़ें। ऐसा ही गठबंधन या अलायंस वे दूसरे दलों के साथ करके एक तीर से दो निशाने लगाना चाहती हैं। एक, अपना बंगाल सुरक्षित रखना चाहती हैं और दूसरा, सोनिया गांधी की जगह विपक्ष का नेता बनना चाहती हैं। कुछ लोगों को शक है कि दीदी का मोदी से कोई समझौता तो नहीं हो गया है। ऐसा सोचने वालों को लगता है कि कांग्रेस और उसके अलायंस को कमज़ोर करके दीदी को फ़ायदा हो या ना हो, बीजेपी ज़रूर 2024 में फिर से मजबूत हो सकती है। इधर कांग्रेस भी अब ममता बनर्जी और भाजपा में मिली भगत होने का आरोप लगा रही है। बंगाल से आने वाले कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि दीदी 2012 में भी यूपीए को तोड़ना चाहती थीं, पर वो ऐसा करने में असफल रहीं। अब उन्होंने एक बार फिर ऐसा करना शुरू कर दिया है क्योंकि उनके पीछे मोदी जी खड़े हैं। खैर, ऐसा कहा जाता है कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए ये सारी रणनीति तैयार की है। प्रशांत किशोर ने भी कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा है कि जो पार्टी पिछले 10 सालों में 90% चुनाव हार चुकी है, उसका विपक्ष के नेतृत्व पर कोई दैवीय अधिकार नहीं बनता। खैर, पहली बार इस देश में किसी महिला ने सोनिया गांधी को इस तरह की चुनौती दी है। इसके पहले पुरुष नेता ही उनके बराबर की हैसियत वाले दिखते थे। हालांकि अब उनमें से ज़्यादातर या तो संसार से विदा हो गए या फिर दूसरी पार्टी में पहुंच गए हैं। अब ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी को चुनौती दी है, तो देखना होगा कांग्रेस और सोनिया गांधी इस चुनौती से किस तरह निपटती हैं। फिलहाल तो यही दिख रहा है कि कांग्रेस के भीतर 2024 तक माहौल काफ़ी बदल चुका होगा और ये भी उम्मीद है कि तब तक कांग्रेस खुद में सुधार के लिए गंभीरता से जुट चुकी होगी। ऐसे में दीदी की चुनौती का असर कितना होगा, ये देखना होगा। तो इस चर्चा में आज इतना ही। आगे फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए और कृपया शेयर भी कर दीजिए और IBC 24 के इस YouTube चैनल खबर बेबाक को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नमस्कार।